નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે ગુજરાતનો અવાજ ચેનલ ઉપર અને હું છું આપની સાથે કાજલ સુવા. મોરબીના ટંકારામાં અત્યારે ઉપસ્થિત છું. રાકેશ ટિકૈત આજે ખેડૂતોની મુલાકાત માટે આવ્યા છે અને મોરબીમાં આપણે જોયું જેતપરમાં કેટલાય સમયથી ખેડૂત આંદોલન કરી રહ્યા છે, પણ આ સરકાર ટસની મસ થઈ રહી નથી. 2 ગણા વળતરની વાત થઈ, પરંતુ એ ભીખ જેવું છે. આ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અમારે ભીખ નથી જોતી, અમારે અમારો હક જોઈએ છે. ત્યારે રાકેશ ટિકૈતની સાથે જે મથુરાથી આવ્યા છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. તમે અહીંયા જે આવ્યા છો મોરબીમાં, ઉત્તર પ્રદેશમાં ત્યાંના ખેડૂતોની સ્થિતિ અને ગુજરાતના ખેડૂતોની સ્થિતિમાં શું ફરક છે? पहली बात तो आप सब लोगों को नमस्ते, खास करके काजल बहन सुहा को। मैं पिछले लगभग 4 महीने से इस बहन को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, जहाँ राष्ट्रीय मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया इस सरकार के सामने अपने शब्द नहीं निकाल पा रही, वहीं पे हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन उनके सामने डट कर के खड़ी है, किसानों के साथ में खड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश के किसानों में और यहाँ के किसानों में कैसी स्थिति है। तो ये 2 राज्य की बात नहीं है, भारत के तमाम 28 राज्यों में किसानों की जो स्थिति है, वह मुद्दे भले ही राज्य बाई राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। किसानों के लिए कोई पॉलिसी 12 वर्ष में ऐसी नहीं आई जिससे किसानों की आत्मोन्नति हो, किसानों के परिवारों को बढ़ोतरी मिले। सभी राज्यों में कहानियाँ, यहाँ जैसे बीज पोल मुद्दा चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसके अंदर ट्रेड डील का मुद्दा चल रहा है। आपको पता ही है, आज से 2-3 वर्ष पहले किसान बैठे रहे दिल्ली में, 3 काले कानून जो आए वो काले कानून थे। तो वो सारी चीज़ें पिछले 12 वर्ष में कुछ ऐसी नहीं हुई हैं जो कि किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा दें। રાકેશ ટિકૈતજીએ એટલા બધા આંદોલનો કર્યા છે, દિલ્હી સુધી ગયા છે. હમણાં પણ લાસ્ટ જ્યારે જંતર મંતરમાં જેનજી પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા હતા ત્યારે રાકેશ ટિકૈત પોતે 500 જેટલા ખેડૂતોને લઈને પોતે દિલ્હી ગયા હતા. તો એટલા બધા આંદોલનો પછી એ સરકાર કોઈ निर्णय કેમ નથી લેતી? કેમ આંદોલનોની અસર નથી દેખાતી? देखिए बहन, सारी चीज़ों का एक समय होता है। आप इसका उदाहरण जर्मनी से ले सकते हैं। जर्मनी में आपने पढ़ाई होगा, यूरोपियन कंट्रियों में जर्मनी में एक पैदा हुआ था, आप जानते ही हो, अडोल्फ हिटलर करके। जब सत्ता में आया तो लोगों पे ऐसा भूत चढ़ा, बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ था, लोग उसके गीत गाते थे। सेम टू सेम कंडीशन मुझे लगता है भारत में भी है। तो लेकिन अब ये जो रंग चढ़ा हुआ था वो रंग अब फीका पड़ने लगा है, क्योंकि जो वास्तविक वस्तु होती है उसकी पहचान लोगों भले ही देर से हो लेकिन हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, आंदोलन तो चल रहे हैं और आंदोलनों से फर्क भी पड़ेगा, पर क्या है कि जो आदमी अपने मन में जिसकी प्रवृत्ति तानाशाही की हो, किसी की बात न सुनने की हो, अपनी बात कहने की प्रवृत्ति हो, तो वो ये इन सारी चीज़ों उसके लिए देश की जनता, देश के किसान कोई मोल नहीं रखते। इसलिए अभी थोड़ा सा आंदोलनों से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ फर्क इसका दिखाई देगा, क्योंकि जनता तमाम वर्ग, निम्न वर्ग से लेकर के व्यापारी वर्ग से लेकर के किसान वर्ग तक, मध्यम वर्ग तक, सारे के सारे ध्वस्त पड़े हैं। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, चाहे वो अमेरिका से ट्रेड डील हो, तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर क्या है कि सभी वर्ग अपना दुखी होकर के तो बैठा ही है। अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। તમે રાકેશ ટિકૈતજીની સાથે રહો છો, તો શું ભવિષ્યમાં ટૂંક સમયમાં આવનારા ગુજરાતના અને ભારતના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં આંદોલનો ખેડૂતોના ચાલે છે? શું એવું થઈ શકે કે આખા ભારતમાં ખેડૂત આંદોલન થઈ શકે? એવા કોઈ મોટા આંદોલનના એંધાણ તમને દેખાઈ રહ્યા છે? કેમ કે તમે રાકેશ ટિકૈતની સાથે હંમેશા નજીકથી રહ્યા છો. देखिए बहन, मैं उनके बहुत ज़्यादा समीप तो नहीं हूँ। मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो गुजराती है, गुजरात में ही रहता हूँ। लेकिन किसानों की बात आती है तो मैंने अभी अपने पिता को फटे कपड़ों में रात के 12-12 बजे तक खेतों पे काम करते देखा है। मेरा जो कार्य है वो मैं धर्माचार्य हूँ, लोगों जो शिक्षा का काम करता हूँ, लेकिन जब भी बात किसानों की आती है तो निस्वार्थ भाव से मैं सबसे पहले उस लाइन में खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा जो डीएनए, मेरा जो पूर्व का समय है वो खेती, किसान और इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आई बात आंदोलनों की, तो इसमें कोई तय वाली बात नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, किसानों की मांगों को पूरा न किया गया, आप मुझे बताइए, इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा भाग किसानों का होता है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ का अर्थतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, वो 3 चीज़ों के आधार पर चलती है: किसान, ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा वर्ग जो है जो निर्माण करता है, जो मेक इन
करता है या बनाता है कोई भी चीज़ें, तो सबसे बड़ा जो प्रबुद्ध वर्ग है इसमें किसान है, और किसानों के साथ में जब न्याय नहीं होगा तो फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट भी धंधा पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। उसके साथ में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुछ लोग घरों में सामान बना करके बेचते हैं, उनसे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो सभी समाजों में मुझे लगता है एक साथ कहीं रोष न उठ जाए। रोष तो अभी भी है, भारत के तमाम राज्यों में रोष उठा हुआ है, चाहे युवा वर्ग हो, खेडूत वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हो सकता है कि जनता इतनी त्रस्त है कि इस सब जनता के भविष्य के ऊपर तय आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। ગુજરાતમાં ભારતીય કિસાન સંઘ સારી રીતે કાર્યરત છે, તો પછી અત્યારે ખેડૂતના આંદોલનમાં વારે કેમ નથી આવતું? गुजरात में किसान आंदोलन, देखिए, आंदोलन करने के अपने अपने एक तरीके होते हैं। गुजरात के लोग बड़े ठंडे हैं, बड़े प्रेम भाव वाले हैं, ये हिंसक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब और ये जो हैं क्या हैं, ये थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी बातें नहीं मानी गई। लेकिन कौन सी बातें जो जायज़ हों। लेकिन वहीं एक तरफा देखा जाए तो गुजरात के तौर पे गुजरात के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े शांत स्वभाव वाले होते हैं। तो इसका क्या है, इसी स्वभाव का दुरुपयोग अभी वर्तमान में सरकार कर रही है। इसीलिए उनको लगता है किसान, हम कुछ भी बोल दें किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान कुछ करेंगे नहीं, इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रही है। ગાંધીનગર વાળું આંદોલન જે ખેડૂતોનું તૂટ્યું, ખેડૂતોના દિલ્હી જવાના સપનાને ગાંધીનગર સુધી નથી પહોંચવા દેવામાં આવતા, શું લાગે છે આ ખેડૂતોને ક્યારેક આખા ભારતના ખેડૂતો ભેગા થઈને દિલ્હી જઈ શકે? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ, अगर कोई किसान मुझे रात को 12 बजे बुलाएगा कि हमें दिल्ली जाना है, तो उसके साथ सबसे पहले हम जाने के लिए तैयार हैं। जाना चाहिए। जाना चाहिए, न्याय के लिए जाना चाहिए। दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए। अभी क्या है, सरकार ने जो अब की राज्य सरकारें हैं, इन राज्य सरकारों ने, तमाम राज्य सरकारों ने किसानों को, गरीबों को क्या समझ लिया है, बिल्ली समझ गए ना। और बिल्ली समझ लिया, इसीलिए म्याऊं म्याऊं करता रहता है। सरकारें क्या करती हैं, किसानों को म्याऊं म्याऊं। वो क्यों करती हैं, क्योंकि जो ताकत दिल्ली में होनी चाहिए ना किसानों के लिए, वो ताकत दिल्ली में ही नहीं है। तो ये बिल्ली वाली सरकारों में क्या ताकत होगी, आप समझ रहे हो। इसीलिए किसान परेशान है, दुखी है, सभी वर्ग दुखी है। सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, निजी मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, समझिए, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि ये सरकार रहनी चाहिए। बड़े असमंजस में, कारण क्या है, जब एक तरफ हम देखते हैं, अब भले ही शुरुआती प्रोपगेंडा इनका धर्म आधारित रहा हो, जाति आधारित रहा हो, ये तो इस चीज़ों में मास्टरमाइंड है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों में ऐसी कोई एक पॉलिसी मुझे नज़र नहीं आती जो निम्न वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग, गांव की अंतिम झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को नहीं, उसका 2000 ના હપ્તા તો આપે છે ખેડૂતોને। तो डीएपी पे बहन हर वर्ष 100 रुपये बढ़ जाता है, तो वो हफ्ता क्या है, आप बताइए। 1300 का कट्टा बोरी आती थी, और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई, 40 किलो कर दी गई। अब उसमें से भले ही कटौती करके 2000 में, तो कह रहा हूँ 2500 भी दे सकता है। बिहार में 10-10 हज़ार दिए थे, ये 2000 क्या है बिहार में। आप ऐसे ही रो रहे हो, वो तो बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कोई भी चीज़ है विश्वगुरु, उसकी जनता देखो, विश्वगुरु का अर्थ ये है कि जब हम अपने अपने सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण हो जाएंगे, हम वो क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि जो हम यहाँ उत्पादन कर सकें और यहाँ ही बेच सकें, और यहाँ के बेचने के साथ साथ, जैसे भारत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मजबूत बाजार हुआ करता था, अगर हम इकोनॉमिकली तरीके से जिस दिन परिपूर्ण होगा भारत का प्रत्येक वर्ग, उस दिन अपने आप स्वाभाविक रूप से हम विश्वगुरु हो जाएंगे। किसी के कहने से या करने से हम विश्वगुरु, ये शब्दों का खेल है, कुछ नहीं हो सकता। એમણે વાત કરી છે કે જે રીતે ખેડૂતોની સમસ્યાઓ, અનેક સમસ્યાઓ છે, આપણે વિશ્વગુરુ બનવાની ખાલી વાતો કરી રહ્યા છીએ, વાસ્તવિક રીતે તમે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ઉપર જાઓ, ગામડાઓમાં જાઓ ને ત્યારે તમને ખબર પડે પાકા રસ્તાય નથી। विश्वगुरु बात तो बहुत दूर नहीं रही। आपने यहाँ आसपास किसी गांव की ऐसे गांव में गए हो, वहाँ के रास्ते देखे आपने? पिछले 15 वर्ष में टंकारा तालुका के लगभग सभी गांवों में मैं गया हूँ और जाता रहता हूँ। सभी गांव के अलग बारिश अलग। में गए हो? बारिश में? हाँ, बारिश में तो हमारा टंकारा ही ऐसा हो जाता है, तो दूसरे जगह में जाने की क्या जरूरत है। अभी आप हमारे टंकारा की गलियों को ही देख लीजिए। तो ऐसा ही है सब जगह, गुजरात में ही नहीं, संपूर्ण भारत में काम हुआ होता तो जनता रोती नहीं, चिल्लाती नहीं। वो तो धन्यवाद है आप जैसे लोगों का, सोशल मीडिया की ताकत इतनी रही है कि जो अब सच्चाई दिखने लगी है। बाकी जो नामधारी
मीडिया थी वो तो कुछ दिखाई नहीं रही, आपको पता है। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्यों आप मीडिया पे ऐसे कि टीवी मीडिया नहीं दिखा रहे, क्या लग रहा है, देखिए क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक मुख्य स्तंभ होता है मीडिया। प्रिंट मीडिया हो अथवा हम्म, प्रिंट मीडिया हुआ, डिजिटल मीडिया हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुई, हम्म, इन चीज़ों का काम होता है किसी भी लोकतांत्रिक देशों में जनता के अहित के जो काम हुए हैं हम्म, उन अहित के कामों को सबके सामने उजागर करना। हम्म। न ये भी होता है कि सरकार की कुछ वादे पॉलिसियों को बताना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक तरफा काम उस मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, बस बहुत। ઠીક. ભાઈએ વાત કરી કે મીડિયાને લઈને ખેડૂતોને લઈને ખેડૂતોની સમસ્યાઓને લઈને આજે રાકેશ ટિકૈત મોરબીમાં પધાર્યા છે. આના વિશે તમારું શું કહેવું છે? તમારા મંતવ્ય કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. કેમેરામેન રાજ પરમાર સાથે હું પત્રકાર કાજોલ સુવા. આપ જોઈ રહ્યા હતા ગુજરાતનો અવાજ ટંકારાથી.